So I'll repeat just a bit of what I said already. ईमेल राइटिंग, कुछ चीजें होती हैं जो लैंग्वेज पे डिपेंड करती हैं कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं इसलिए इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो आप किसी भी भाषा में ईमेल लिखें, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, वो बेसिक एटिकेट है, वो बेसिक फ्रेमवर्क है ईमेल का। हम उन टॉपिक्स की बात ज्यादा करेंगे। आई विल स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, ताकि आपको जिस भी भाषा में कंफर्ट हो आपको उसमें समझ आ जाए। लेट्स बिगिन विद शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन बनी हुई नहीं है, ये प्रेजेंटेशन मैं अभी जो पढ़ाऊंगी उसके बेसिस पे बनेगी। आइला। तो बेसिक्स ऑफ ईमेल राइटिंग। कैन यू सी माई स्क्रीन एवरीबडी? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। इज इट क्लियरली विजिबल? किसी को पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही जो मैं लिख रही हूँ? नो मैम, इट्स क्लियर। परफेक्ट। सो सबसे पहले ईमेल क्या है, क्यों लिखा जाता है? इट्स समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नो। कायदे से मुझे इसकी बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं फिर भी कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ कि कई बार ना हम एक अजम्पशन से आ रहे होते हैं, हम बोलते हैं ईमेल मतलब ऑनलाइन चिट्ठी। नहीं, ऑनलाइन चिट्ठी नहीं है ईमेल। ईमेल इज यूजुअली, अनलेस इट्स अ पर्सनल ईमेल, ईमेल इज अ प्रोफेशनल पीस ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। जहां पर्सनल ईमेल्स हैं, मैं अपने पिताजी को लिख रही हूँ अपनी मन की सारी बातें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम उन ईमेल्स की बात नहीं कर रहे, हम उन ईमेल्स की बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में है, जो हम तब लिख रहे हैं जब हमें लोगों से काम है, जो हम वर्क प्लेसेस पे लिख रहे हैं, जो हम कॉलेज में प्रोफेसर्स को लिख रहे हैं या स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं फीडबैक देते टाइम। सो दीज आर प्रोफेशनल ईमेल्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड आज के सेशन के लिए वो ये है कि हम प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग या बिजनेस ईमेल राइटिंग जिसको बोलते हैं उसकी बात करें। दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो सेट करना है, तो ये दो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी, एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक है, दो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कोई भी ईमेल लिखने से पहले ईमेल लिखने वाले को आमतौर पे कुछ सवाल खुद से पूछने चाहिए। एनीबडी हु माइट वांट टू शेयर, आपको क्या लगता है ये सवाल कैसे होने चाहिए, क्या हो सकते हैं ये सवाल? आज तो हम कम लोग हैं, हम एक्चुअली डिस्कशन कर सकते हैं, हमें चुप रहने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्पज क्या है लिखने का, और किसे भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं? हमारी ऑडियंस कौन है या हमारा टारगेट कौन है, एक सवाल। दूसरा सवाल हम पूछेंगे हम क्यों लिख रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। और क्या पूछ सकते हैं? हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या उनसे कुछ लेनी है? वो पर्पस का हिस्सा हुआ, उस पे आते हैं अभी डिटेल। इन सारे पॉइंट्स पे डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन इनके अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? नीतू जी, चितेश, रजनी जी, एनी थॉट्स? फैजल, विचा? अभी समझ में नहीं आ रहा। ओके। मैम ये तो है प्रोफेशनल ही ना, इसमें तो पर्सनल और प्रोफेशनल नहीं आ सकता है। प्रोफेशनल ईमेल की बात करें। जी। एक चीज जो मुझे देखनी होगी, मुझे इसमें क्या लिखना है। एक चीज जो मुझे देखनी होगी वो मुझे इसकी टोन देखनी होगी। ये बेसिकली तीन क्वेश्चंस जो की क्वेश्चंस है ना, वो की क्वेश्चंस ये हैं। ये दोनों की क्वेश्चंस राजेंद्र जी ने पहले ही उसमें कवर कर दिए। एक, किसको लिखना है, दूसरा क्यों लिखना है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको किसको लिखना है और क्यों लिखना है, तो आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। अगर मैं किसी सबऑर्डिनेट को लिख रही हूँ आमतौर पे, तो तो मैं अलग तरह से लिखूंगी। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी डीन को लिख रही हूँ, प्रोफेसर को लिख रही हूँ, मैं अलग तरह से लिखूंगी। अगर मैं
ग्रुप सीईओ को लिख रही हूँ, मैं अलग तरह से लिखूंगी। अगर मैं मास ईमेल भेज रही हूँ, जो मैं सेल्स ईमेल, मार्केटिंग ईमेल जो आती है, जो सबको बहुत सारे लोगों को एक से जाती है, तो मैं उसको अलग तरह से, अलग टोन से ड्राफ्ट करूंगी। तो वो टोन में भी, और जो कंटेंट है, जो बॉडी है, जो एक्चुअल मैसेज है, वो मैसेज और वो टोन इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसको लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? अब क्यों लिखते हैं, किस किस को लिखा जा सकता है? लेट्स टॉक ऑफ ऑडियंस फर्स्ट। कौन कौन हो सकता है हमारी ऑडियंस? बिजनेस ईमेल्स आमतौर पे किस किस को लिखी जा सकती है? वेंडर, कंपनीज, वेंडर्स को लिखी जा सकती है, क्लाइंट्स को लिखी जा सकती है, और सुपरवाइजर्स को या कलीग को, सब कोऑर्डिनेट को। सुपरवाइजर्स को लिखी जा सकती हैं, सबऑर्डिनेट्स को लिखी जा सकती हैं, कॉलीग्स, यानी कि कॉलीग्स तो दोनों ही होंगे, सुपरवाइजर्स भी और सबऑर्डिनेट्स भी। लेट्स से पेयर्स को लिखी जा सकती है। पेयर्स यानी वो लोग जो हमारे इक्विवेलेंट लेवल पे, हायरार्की में या डेजिग्नेशन में। और कंपनी, और किसी कंप्लेन के लिए लिखी जा सकती है, किसी कंपनी को। तो वो मेरा सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। वो जो कंप्लेंट की आप बात कर रही हैं नीतू जी, वो पर्पस हो जाएगा। फिलहाल हम ये कह रहे हैं लिखी किसे जा सकती हायर ऑफिसर को। है, वो आपका सुपरवाइजर हो जाएगा किसी न किसी तरह से। कौन सा ऑफिसर आपने बोला? I'm सॉरी, एक बार वापस बोलिए। मैम जैसे चेयरमैन हो गया, डायरेक्टर हो गया। लेकिन अगर आप चेयरमैन या डायरेक्टर को लिखेंगी किसी भी जगह पे, तो किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, फेयर इनफ। हम ये कह सकते हैं, लेट्स कॉल इट मिसलेनियस बिजनेस ईमेल्स। मिसलेनियस बिजनेस ईमेल्स कैसी हैं? मिसलेनियस बिजनेस ईमेल्स ऐसी हैं जैसे मेरा मन किया कि भाई मुझे ना एयरटेल, हाइपोथेटिकली, नो ब्रांड क्रिटिसिज्म हैपनिंग हियर, मुझे एयरटेल का कनेक्शन है मेरे पास, और मुझे उनके कस्टमर सर्विस से मान लीजिए कोई समस्या है, या मेरे पास एक बैंक का कनेक्शन है, या मेरे पास वोडाफोन का कनेक्शन है, या आइडिया का कनेक्शन है। फोन के केस में, या हमने मान लीजिए कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदा, मैं किसी दुकान पे गई, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा वहां पे, और उस दुकान पे वो प्रोडक्ट खरीदते टाइम मैं खरीद तो लाई, पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा लौटाने का कोई मन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए इनके सब सीनियर्स को, सुपीरियर्स को, कि भाई ये ना, यहाँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अच्छा नहीं था, समथिंग लाइक दैट। कभी कभी आप ऑटोनोमस बॉडीज को या रेगुलेटरी बॉडीज को ईमेल्स लिखनी पड़ सकती है, लेकिन ये कम होती है। हम जिन मेल्स की बात करेंगे, वो मेल्स प्राइमरीली इन एरियाज पे फोकस करेंगे। मेरा वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर, मेरा क्लाइंट, मेरा सुपरवाइजर, मेरा सबऑर्डिनेट, मेरा कॉलीग पेयर। अब अगर मैं टीचर हूं तो इसमें मेरे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ तो मेरे केस में स्टूडेंट्स नहीं आकर के मेरे एक्सटर्नल कोलैबोरेटर्स आ सकते हैं। वो सब कुछ इसका हिस्सा है। दीज आर द प्राइमरी फ्यू पीपल दैट आई कैन राइट टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई, क्यों लिख सकते हैं। तो ऑडियंस और मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं। कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीधे अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट मेल्स लिखते हैं। सेल्स की मेल्स लिखेंगे, मार्केटिंग की लिखेंगे, कस्टमर सर्विस की लिखेंगे। सो दैट्स देयर। अभी बात करते हैं पर्पस की। तो लिखते क्यों है ईमेल्स? क्या क्या पर्पसेस होते हैं ईमेल लिखने के? आपने हाथ रेज किया था राजेंद्र जी, यू हैड रेज्ड योर हैंड। इज देयर समथिंग यू वांटेड टू आस्क और से? मैंने इसलिए किया था, वो एक्सटर्नल मेल में आ जाती हैं। अगर हम थर्ड पार्टी का कोई मेल भेजना चाह रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं या उसकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल ईमेल में काउंट नहीं होगी। Fair enough. लेकिन if people still want to learn how to write those emails, because sometimes they can be very complicated. कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए मुझे किसी फाइनेंस कंपनी की कंप्लेंट करनी है, अब वहां पे बहुत सारा डेटा लगेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ऐसे कि वो एक प्रोटोकॉल है, वो ठीक बात है, लेकिन मेरा मेल का स्ट्रक्चर तभी भी अप्लाई करेगा। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वो तब भी अप्लाई करेगा। सो आई एम पुटिंग देम इन मिसलेनियस ईमेल्स, नॉट नेसेसरली business slash corporate slash professional, like you said, but I'm putting, they are still business emails because they are being written for
a professional purpose and not for a personal reason. Like it's not just मेरा मन बहुत दुखी है. It's like I came to you for a service. This is a business complaint. But fair enough. Okay. Now what can be the purposes? Why would you write emails? क्यों लिखेंगे हम emails लोगों को? क्यों लिख सकते हैं? Anybody who wants to go about it? कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए ask कर ओके, सो एक चीज हो सकती है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, और मैं एक्सचेंज कोई बोल रही हूँ, एक्सचेंज में लेना देना दोनों हो सकता है. हाँ जी. कोई इंस्ट्रक्शन देने हो या ऑर्डर करना हो टीम को कि आपको ये फॉलो करना है, ऐसे तरीके से काम करना है, या इस प्रोडक्ट पे काम करना है, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में जानकारी देनी है, और बॉस को सुपरवाइजर. जानकारी इंफॉर्मेशन में चली जाएगी. ओके. हम की पर्पज यहाँ पे ना, हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. फंक्शन इज, मेरे सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन दूंगी, मेरे सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी, सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दूंगी, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करूँ. बट अगर देखा जाए तो दिस इज स्टिल इंफॉर्मेशन. इंस्ट्रक्शन अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इंस्ट्रक्शन यूजुअली इज फॉलोड बाय एक्शनेबल्स. इंफॉर्मेशन में एक्शनेबल जरूरी नहीं है. इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? हमने ये नया प्लान लॉन्च किया है, आप हमारे कस्टमर हैं, आप चाहें, आपका स्वागत है, आप ट्राई करके देखिए. या ये प्लान है, ये फिलहाल हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डिस्काउंटेड रेट पे दिया जा रहा है. या फिर हमारी कंपनी ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है. ये हम जनरली अपनी कंपनी में 500 लोगों को सबको बता रहे कि भाई ऐसा है, तुम अलग टीम में भी हो ना, एचआर में भी अगर बैठते हो तो भी तुमको पता होना चाहिए कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, भले ही तुम्हें उसे सेल नहीं करना. एक्शनेबल कैसा हो जाएगा? तो मैं अलग मेल्स भेजूंगी. एक होगी जनरल एडवाइजरी सेइंग दैट दिस इज द न्यू प्रोडक्ट दैट वी लॉन्च्ड. एक होगी सेल्स टीम के लिए सेइंग दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट, हियर आर द पीपल हु विल बी द प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स, प्लीज इनसे अपना अपडेट ले लो. सो there is a difference between providing information and providing instructions. Okay, what else? और क्या पर्पस हो सकता है ईमेल्स लिखने का? टेक्निकल रिपोर्ट. हम रिपोर्ट्स शेयर कर रहे होते हैं, हालांकि रिपोर्ट्स में फिर भी मैं इंफॉर्मेशन के ही कैटेगरी में वो क्लासिफाई करूंगी. मटेरियल रिक्वायरमेंट. सॉरी, मटेरियल रिक्वायरमेंट. मटेरियल रिक्वायरमेंट, एएमसी, ये सब इंस्ट्रक्शंस के हिस्से हैं. ओके. रिक्वेस्ट हो सकती है, हम इंस्ट्रक्शन से एक सेपरेट कर लेते हैं अपना कैटेगरी, हम बोलते हैं हमारी रिक्वेस्ट हो सकती है. यस. क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन में टोन चेंज हो जाता है. ओके, व्हाट एल्स? मैम MIS. MIS क्या? आप कह रही है डेटा मेरे को रिपोर्टिंग करनी है, वो रिपोर्ट में चली जाए. अगर आप ये कह रही हैं कि मान सपोज हाइपोथेटिकली यू हैव एन एचआर, और आप कह रही हैं कि मैंने अपना जो भी मंथली अटेंडेंस डेटा था या सैलरी कैलकुलेशन था वो भेजा, वो MIS रिपोर्ट में चला जाएगा. अगर आप सेल्स वाले रिपोर्ट है, इट्स ऑल रिपोर्ट. व्हाट एल्स? कभी कभी हम ईमेल्स ना इंस्पायर करने के लिए भी लिखते हैं. हम सीधे सीधे ये नहीं कहना चाहते हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, हम सीधे सीधे ये नहीं कहना चाहते इंग्लिश सीखिए. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो लोगों का डिसीजन है, लोगों को खरीदना होगा खरीदेंगे, सीखना होगा सीखेंगे, नहीं सीखना होगा नहीं सीखेंगे. लेकिन वी वांट टू इंस्पायर देम, मोटिवेट देम टू टेक एन एक्शन. फॉर इंस्टेंस, आप नोटिस करेंगे कई बार ईमेल्स कैसी होंगी, हमारे अगले इलेक्शन में फला फला हमारे कैंडिडेट है, इन्होंने अपने एरिया को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है, इनकी अगली पब्लिक मीटिंग 5 तारीख को सो एंड सो स्पॉट पे. सुनने में ये इंफॉर्मेशन लग रहा है, मेरी इंटेंट क्या है कि आप उससे इंस्पायर हो और आप उस मीटिंग में पहुंच जाओ. So this purpose, when we say, which is why I said, Rajendra ji, that we are not talking about the function, we are talking about the intent behind the email. That's what I'm questioning right now. ये जो मैं हिस्सा अभी पहली 2-3 स्लाइड्स का हिस्सा डिस्कस कर रही हूँ, ये स्ट्रेटेजिक ज्यादा है और ये
टैक्टिकल कम है, स्ट्रेटेजिक ज्यादा है, इन द सेंस ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम कोई भी डॉक्यूमेंट, ईमेल ही नहीं, कुछ भी लिखने से पहले आई वुड से इनके बारे में सोचिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको आपका कंटेंट प्लान करने में हेल्प करते हैं। टैक्टिकल चीजें नीचे हैं, अच्छा ओपनिंग होनी चाहिए, अच्छा ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए वो डिस्कशन अभी करेंगे। राइट नाउ इट्स अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, वी टॉकिंग ऑफ द थॉट बिहाइंड द ईमेल। ओके, व्हाट एल्स? अगर एक सीईओ अपने सारे स्टाफ को ईमेल लिखे तो वो कैसी कहलाएगी? उनमें से, इनमें से एक, इन सब में से भी कोई पर्पस हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और क्या पर्पस हो सकता है? एनीबडी हु कैन थिंक? कभी कभी ना ईमेल्स ट्रांसफॉर्मेशनली लिखी जाती है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए लिखी जाती है। इसकी बात हम इस क्लास में नहीं करेंगे। आई एम जस्ट लीविंग यू विद दिस प्रॉम्प्ट कि ट्रांसफॉर्म करने वाली ईमेल्स कैसी होती होंगी। नाउ लेट्स कम टू द टैक्टिकल। तो ये तो हुआ क्या किसको लिखना है और क्यों लिखना है। अब बात करते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। So the first thing that comes is the subject line and how you address the people. Who can tell me the qualities of a good subject line? What is a good subject line? क्या लगता है कैसी होगी गुड सब्जेक्ट लाइन? केसेस लेके डिस्कस कर सकते हैं। तो मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, 5 लोगों को ये ईमेल जानी है, आपके पास मीटिंग की डिटेल्स हैं, आपके हिसाब से एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी? मंथली रिपोर्टिंग की मीटिंग है। राजेंद्र जी, आई कैन सी यू अनम्यूटेड। यस इसका पर्पज ये होगा रिगार्डिंग मंथली मंथली मीटिंग, रिगार्डिंग मुझे मंथली। मुझे वो वर्ड्स बताएं जो आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे, मैं वही वर्ड्स लिखूंगी। ओके, हम्म रिगार्डिंग मंथली टीम मीटिंग। ओके, एनीबडी एल्स, एनी अदर सजेशंस? और किसी का कोई और सजेशन? मैं ना आपको कुछ सजेशंस देती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइएगा अगर ये मेल आपके पास आने वाली थी तो आपको कौन सा सजेशन, कौन सी सब्जेक्ट लाइन पढ़ के अच्छी लगती? मैम इसके टीम मीटिंग के आगे टीम भी लिखी जा सकती है, किस एरिया की टीम है, किस राजेंद्र जी, हाँ बिल्कुल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यू गिव मी द सब्जेक्ट लाइन, यूज अ पेपर। So, एवरीबडी हैव अ पेपर एंड अ पेन हैंडी। लिख के देखो आपके हिसाब से जो अच्छी सब्जेक्ट लाइन बनती है वो बताओ। एक तो मैं एक दिन एक जगह पढ़ रही थी कि एडिटिंग कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स कैसे निकालते हैं। उसका एग्जाम्पल दूंगी, इट्स अ गुड एग्जाम्पल। हाँ जी, इन ऑप्शंस में से कौन सा अच्छा लगा?
मैम मैम फोर्थ Last. टीम मीटिंग सेल्स मंडे 5 PM कॉन्फ्रेंस रूम। ये वाला क्यों? उसमें सब कुछ स्पेसिफिक हो गया है मैडम। अच्छा, मंथली टीम मीटिंग सेल्स के ऊपर है, मंडे है, टाइम भी है और कॉन्फ्रेंस रूम है, सब डिटेल्स दिया गया है उसमें। ओके। एक राजेंद्र जी ने ऑप्शन दिया है चैट में, वो भी मैं यहाँ कॉपी करती हूँ। तो ये ना थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल है। ये कॉन्टेक्चुअल कैसे है कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया जोन किसी की बात कर रहे हैं, तो देन दिस आरजे, सो ये जो कंपोनेंट है ना, ये हो भी सकता है सेल्स और नहीं भी हो सकता है। सेल्स की जगह हो सकता है राजस्थान, सेल्स की जगह हो सकता है वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो भी, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द पीपल दैट यू इनवाइटेड। टू, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ मेनी पीपल यू इनवाइट। अगर 5 ही लोग हैं किसी टीम में, और अगर आपको उन 5 ही लोगों को ईमेल डालनी है और मंथली होती है ईमेल, तो इसका मतलब 99% आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें मालूम है कि ये मंथली होती है। दूसरी बात, लेकिन ये हम क्यों करते हैं? मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ? मैं पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ कि मैं इस तरह के कुछ टेम्पलेट्स मैंने बना रखे हैं। टेम्पलेट बनाने का मतलब हेडिंग का टेम्पलेट। उससे मेरे को सुविधा क्या होती है? उससे मेरे को सुविधा ये होती है कि मेरे को जब भी ढूंढना हो तो मेरे को मालूम है मुझे क्या कीवर्ड डालना है मेरे ईमेल में, और वो मेरे आउटबॉक्स में से आई कैन पुल इट फ्रॉम माई सेंट बॉक्स। So I don't have to search. My search becomes easy. See, email का एक चीज तो, एक हिस्सा तो है actual writing of the email. The second important component of email, which very few people talk about, is managing your inbox. People who have been in work who've been working for like a few years now, आपको मालूम है at the end of the day, जब तक हम लोग नौकरी छोड़ने के लिए probably 5-6 महीने पहले तैयार होते हैं, तब तक हमारी ईमेल में ना कोई 1000, 2000, 5000 ईमेल्स होती हैं। उसमें से अगर कोई बॉस मांग ले तो ढूंढने में सुबह की शाम हो जाती है। सो माई सजेशन, सो अ गुड सब्जेक्ट लाइन ए इज शॉर्ट। शॉर्ट मतलब 3 words, 5 words मैक्सिमम। बहुत हद हो गई तो 7 words, उससे ज्यादा लंबी नहीं चाहिए मुझे। ये जो ईमेल लाइन आपने पिक की, ये ईमेल लाइन कब थी? ये तो पूरा मैसेज ही था लगभग। इट्स नॉट अ गुड हेडिंग। इफ आई वर टू पिक समथिंग, I would pick something like this. Monthly meeting. मैं इसमें एक एडिट कर देती, मैं बोलती मंथली मीटिंग इनवाइट मंडे 5 PM। और अगर एक से ज्यादा टाइप की मंथली मीटिंग्स होती हैं तो फिर मैं इसमें बोलती सेल्स मंथली मीटिंग, इनवाइट हटा देती, मंडे 5 PM। अब इसके बाद जिसको जो डिटेल्स पढ़नी है वो मेल खोलेगा और मेल में पढ़ लेगा। So 1, it has to be short. 2, it has to be specific. स्पेसिफिक मीन्स, अब अगर मैं ये दूं रिगार्डिंग मंथली टीम मीटिंग, कौन सी मीटिंग, काय की मीटिंग, क्या है, कुछ नहीं पता। सो बी अ लिटिल स्पेसिफिक। हेंस स्पेसिफिसिटी से जो दूसरी चीज आती है वो है क्लैरिटी। आगे राजेंद्र जी एक मिनट ठहरे। तीसरा, अगर आपको ईओएम मैसेज नहीं लिखना है, ईओएम मैसेजेस बहुत रेयरली यूज करने चाहिए। ईओएम मैसेजेस आमतौर पे जनरली नहीं यूज करने चाहिए। ईओएम मैसेजेस का मतलब होता है एंड ऑफ मेल या एंड ऑफ मैसेज। इसमें आप सब्जेक्ट लाइन एक लाइन की लिख देते हैं और फिर बोलते हैं भाई मेल खोलने की जरूरत नहीं है, बस ये सब्जेक्ट लाइन पढ़ लेना, तुमने हो गया। सब्जेक्ट लाइंस लिखते टाइम ये भी ध्यान रखें कि आपकी ऑडियंस जिसको भी आप लिख रहे हैं, क्या वो सब लोग लैपटॉप पे ईमेल एक्सेस करेंगे, डेस्कटॉप पे ईमेल, और या उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फोन पे ईमेल एक्सेस करेंगे। क्योंकि आपका स्क्रीन जैसा हो, हालांकि स्क्रीन एग्नोस्टिक वेबसाइट्स हैं, हालांकि अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड एप्स दैट इवन पीपल यूज इंटरनली आर screen friendly and they shift their alignment, but you still need to
टेस्ट इट. सो माय सजेशन टू एवरीबॉडी इज, जब आप पहली बार ईमेल लिख रहे हो ना, उस भेज रहे हो किसी को ना, तो एक बार पहले एक टेम्पलेट बना के टेस्ट करके, कोई एक बार टेम्पलेट बना के टेस्ट करके देख लो. उससे आपको ये अंदाज लग जाएगा कि मुझे कितना लिखना है, कितना आसानी से दिख जाता है, कितना पढ़ने में आता है, कितना क्लटर्ड लगता है. क्योंकि अगर फोन में आपने 10 वर्ड का सब्जेक्ट बनाया और 3 लाइन का सब्जेक्ट है, तो आपने मेरी आंखें वहीं थका दी, आपने मेरे को मेल खोलने से पहले ही पुट ऑफ कर दिया. सो डोंट डू दैट. हाँ जी राजेश जी, आप कुछ पूछने वाले थे, पूछिए. मैं बताने वाला था, जैसे पीरियड इन्फॉर्मेशन अगर टीम को दे रहे हैं तो उसमें डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे टीम मीटिंग और किस डेट को है और टाइम. और जैसे आपने बताया पर्पज मंडे है सेल्स का. हाँ हाँ, जैसे आपने बताया सेल्स. ओके सॉरी. नहीं, इट्स ओके. जैसे आपने बताया पर्पज जैसे सेल्स की है या फिर अदर प्रोडक्ट के लिए है, वो भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे वीकली सेल्स मीटिंग या वीकली प्रोडक्ट मीटिंग और या वीकली अदर जो सब्जेक्ट है वो मीटिंग मैं करके उससे आगे डेट बढ़ डाल गई के. राजेंद्र जी, हम उससे ओके ऑलरेडी आगे बढ़े. सॉरी. वो इसलिए आगे बढ़ाए क्योंकि मैंने ये कहा कि आमतौर पे हम 3 से 5 वर्ड से ज्यादा नहीं रखना चाहते. तो अगर आप बोलेंगे मंथली सेल्स न्यू प्रोडक्ट मीटिंग, तो 5 वर्ड तो खत्म हो गए, अभी बाकी इंफॉर्मेशन तो आई नहीं. सो आवर जॉब in writing a good subject line is to strike a balance. हमको क्या बैलेंस स्ट्राइक करना है? शॉर्ट भी होना चाहिए लेकिन सफिशिएंट क्लैरिटी भी होनी चाहिए. शॉर्ट होने का मतलब क्या है? ये एफिशिएंट कहलाता है. एफिशिएंट कम शब्दों में ज्यादा बात कहना. स्पेसिफिक होना, क्लियर होना, ये इफेक्टिव कहलाता है. इफेक्टिव माने बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाना. तो हमारा जो हमको जो समझना है ना अपनी ईमेल्स के लिए, अब क्या होगा, कुछ लोग कई ईमेल्स डालते हैं इस तरह की. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर मान लीजिए आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है अलग अलग टीम्स के साथ, अलग अलग तरह की. सो फॉर इंस्टेंस, सपोज एक जोनल मैनेजर है, वो अपने टीम लीड्स के साथ अलग मीटिंग करेगा. कभी कभी हो सकता है पूरे ग्रास रूट लेवल एवरीबडी सबके साथ मीटिंग करे, वो एक लार्जर मीटिंग हो सकती है. अगर कोई कंपनी का सीईओ हो तो हो सकता है वो 3 महीने में एक बार टाउन हॉल करते हैं, और टाउन हॉल में सारा जो whichever employee wants to walk in can walk in. So depending on the kind of meeting, depending on the purpose of meeting, this subject line may be longer. Try not to make it more than 7 words. सारी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट लाइन में नहीं देनी है ना, वो तो बॉडी में देनी है. सब्जेक्ट लाइन में बस इतनी देनी है जिससे ये पता पड़ जाए कि ये क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल है. कभी कभी एक चीज जो सब्जेक्ट लाइन में हम कभी कभी काम में लेते हैं. अगेन, डोंट abuse this feature, don't misuse this feature, don't overuse this. Attention, या मैं कभी कभी अपनी ईमेल्स में डालती हूँ क्रिटिकल या अर्जेंट. मेरी हर ईमेल अर्जेंट नहीं हो सकती, मेरी हर ईमेल क्रिटिकल नहीं हो सकती, मेरा हर एक्शन पॉइंट अटेंशन नहीं सीख कर सकता. तो ये बहुत रेयरली यूज करें, और सिर्फ तभी यूज करें जब एक्चुअली अर्जेंसी हो, वरना ना यूज करें. क्योंकि आप अगर किसी चीज को, नॉन अर्जेंट चीज को अर्जेंटली बनाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है. लोगों को लगता है यार इसका ना ऐसे ही है, भिड़े आया चलता भाई, इसकी ईमेल बाद में पढ़ लेंगे. डोंट डू दैट. Mark it a critical or an urgent only if it is a critical or an urgent. 2 घंटे में टैक्स फाइल करना है, नहीं तो टाइमलाइन निकल जाएगी, इट्स अर्जेंट, देन यू मार्क इट अर्जेंट. एंड जहां जरूरत है, अगर वहां नहीं अर्जेंट मार्क किया, पहली चीज तो आप टैक्स फाइलिंग के लिए वेट क्यों कर रहे थे आखिरी दिन के आखिरी 2 घंटों का इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाई वर यू नॉट फॉलोइंग? सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. सो अ गुड शॉर्ट सब्जेक्ट लाइन इज शॉर्ट so that it's sufficient, it's clear so that it's effective. End of the message या attention critical urgent ये बहुत कम काम मिलेंगे. One important thing for a good subject line is it has to be relevant. अगर मैंने मंथली टीम मीटिंग भेजा है ना, तो मैं मीटिंग का एजेंडा और मीटिंग का डेट टाइम प्लेस भेजूंगी. मैं उसमें ये नहीं बताऊंगी कि I think this time our sales team has done a really good job, we should all meet together to celebrate. No, thank you. Keep the body also equally related. Birthday greeting का email डाल के मैरिज एनिवर्सरी की ग्रीटिंग नहीं भेज सकते. अगर सब्जेक्ट लाइन बर्थडे ग्रीटिंग है तो मैरिज ग्रीटिंग भी बर्थडे की होगी, मैरिज एनिवर्सरी की नहीं हो सकती.
एग्जाम्पल दे रही हूँ पर्सनल लाइफ से. So similarly, अगर इनवाइट है तो इनवाइट, अगर अपडेट है तो अपडेट, अगर फीडबैक है तो फीडबैक, अगर फॉलो अप है तो फॉलो अप, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन. सो इट हैज टू बी रेलेवेंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वरना आपकी ईमेल और किसी न्यूज़पेपर के क्लिकबेट आर्टिकल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और हम क्लिकबेट आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं. सो दिस इज सब्जेक्ट लाइन. नाउ वी टॉक अबाउट एड्रेसिंग. हाउ डू वी एड्रेस पीपल? How do you think we can address people? Who wants to talk about that? आज का सेशन ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है. Are you guys game for it? आमतौर पे सेशन 40 मिनट का होता है, but because we'll have stuff to cover. People, you need to raise your hand or tell me somehow that you're okay or not okay with it. Are you open to the session stretching till 9:30? Okay, there's somebody in the chat. All right, perfect then. तो एड्रेस कैसे करते हैं? मान लीजिए आप मुझे ईमेल लिख रहे हैं, तो आप मुझे क्या लिख के भेजेंगे? डियर क्या? डियर, हेलो, हाय, क्या मतलब? व्हाट डू यू वांट टू राइट? द क्वेश्चन. Respected ma'am, dear ma'am. एक तो रिस्पेक्टेड कुछ नहीं होता ना, हिंदी से आया हुआ शब्द है आदरणीय मैम. देयर इज नथिंग लाइक रिस्पेक्टेड. डियर अनुपमा. Dear ma'am, dear sir. ओके, डियर लिख सकते हैं. डियर सर स्लैश मैम नहीं करें प्लीज, ये बहुत ऑफेंसिव लगता है. भाई मेरा जेंडर भी नहीं पता तुमको, तो तुम मुझे ईमेल लिख ही क्यों रहे हो? डियर सर स्लैश मैम सिर्फ तब लिखा जाता है जब मास लेवल पे ऑटोमेटेड मेल जाती हो, कंप्यूटर से मेल जाती हो. कंप्यूटर को नहीं पता कि अनुपमा मिस है कि अनुपमा मिस्टर है. हालांकि आइडियली मेरे कस्टमर आईडी में लिखा होना चाहिए MS या MISS, लेकिन होता था पहले फॉर्म्स में, नहीं उतना एम्फोसाइज करते थे सैल्यूटेशन ग्रीटिंग पे. तो उस केस के अलावा डियर सर मैम नहीं लिखेंगे, या लेकिन फिर डियर नाम सर लेकर, मैम. हाँ, या फिर नाम लेकर के भी, जैसे डियर फैसल. ओके. डियर अगर आप लिख रहे हैं तो आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, या तो डियर अनुपमा, या आप लिखेंगे डियर मिस गर्ग. आदमियों को हेलो लिख. सर, हेलो मैम. वैष्णवी जी क्या कह रही हैं आप? मैम नेक्स्ट, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया. हेलो सर, हेलो मैम. हेलो सर, हेलो मैम बहुत कैजुअल साउंड करता है. हेलो अच्छा. सर, हेलो मैम फोन कॉल जैसा साउंड करता है. हेलो सर, कैसे हैं आप? प्लीज एवरीबडी गो ऑन म्यूट. मिस सेंड मैसेज करके भी लिख सकते हैं. Okay. When you need to speak people, you need to raise your hand. You can't just start speaking as ekdam se, because it disturbs everybody. Somebody might be talking and you start talking over them. Not acceptable. Please raise your hand. I will address this. राजेंद्र जी अनम्यूट करिए, बोलिए क्या क्या. जैसे फीमेल है तो मिस करके नाम डालेंगे, और मिस्टर है तो मिस्टर करके नाम डालेंगे उनका. उस और पे आते अगर हैं. वो नहीं डालना है तो फिर हाँ. डियर करके नाम डालेंगे. एक तो सीधे नाम डाल के नहीं लिखा जाता आमतौर पे. मिस अनुपमा नहीं. दूसरा, अगर आपको नहीं पता कि सामने वाला मिस है या मिसेस है, तो द सेफ बेट इज मिस. मिस इज सेफर. मिस इज लाइक किसी भी महिला के लिए यूज किया जा सकता है. बेसिकली आपको पता नहीं है कि ये मैरिड है या सिंगल. मिस फर्स्ट नेम कुछ नहीं होता, मिस्टर फर्स्ट नेम कुछ नहीं होता, मिस अनुपमा नहीं होता, मिस्टर राजेंद्र नहीं होता. हाँ जी सुफियान बोलिए. मैम जैसे सरनेम के साथ भी लिख सकते क्या? वो लिखा मैंने ऊपर, देखिए. सेकंड नेम डियर मिस गर्ग. यस मैम. यहाँ तो कोई क्वेश्चन. रिस्पेक्टेड नहीं प्लीज. ऑनरेबल सिर्फ उस केस में जबकि उनका डेजिग्नेशन रिक्वेस्ट करता है. इफ यू राइटिंग टू अ जज शी विल बी ऑनरेबल. I will understand that, but otherwise no honorables happening. Any other greetings that you want to ask? मैम ये लिख सकते हैं क्या? So this is address / greeting.
दिस एक्चुअली जस्ट द एड्रेस। अब एक चीज होती है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या होती है? आपने लिखा डियर अनुपमा, अब सीधे बात शुरू कर दोगे, डियर अनुपमा आई वांट यू टू जॉइन द मीटिंग टुमारो, या उससे पहले कुछ लिखोगे? मैम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या इस तरह से। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखने का कोई तुक नहीं है, लिखते हैं लोग, मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। उसका कारण है, अगर आप लोकल टाइम जोन में लिख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखने का वैसे ही तुक नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल टाइम जोन में लिख रहे हैं तो आपके यहाँ मॉर्निंग, अगले के वहां इवनिंग, कोई तुक नहीं बनती। सो उसकी जगह क्या किया जा सकता है? मैं जो आमतौर पे प्रेफर करती हूँ, अगर मैं पहली बार किसी को, ये भी इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप किसी को पहले से लिखते आए हैं या पहली बार लिख रहे हैं। तो अगर मैं किसी को पहली बार लिख रही होती हूँ तो आई यूजुअली से डियर फैजल, होप यू डूइंग वेल। नहीं, आई विल यूजुअली से हाँ ठीक है, दिस इज ओके, होप यू डूइंग वेल, माय नेम इज अनुपमा, I am writing to you from whatever that company name is. ये ना जो भी कुछ मैं आपको सिखा रही हूँ, कोई हार्ड गाइडलाइंस नहीं है, these are just guidelines, these are not hardcore rules कि पत्थर में सेट है ऐसे ही होएगा। So that's not the case. Okay. So greeting usually is just like a conversation. अगर आप मुझे कहीं मिलोगे पहली बार, कोई मिलवाएगा, इनसे मिलिए, ये है अनुपमा, तो आप मुझसे सीधे ये नहीं बोलेंगे हाय अनुपमा, क्या आप अगले हफ्ते मेरे साथ कॉफी पे चलेंगे? हाय अनुपमा, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू। एक्चुअली मेरा दोस्त फैजल बोल रहा था कि अनुपमा से मिलना एंड शी विल बी एबल टू हेल्प यू विद इंग्लिश, सो इफ यू हैव सम टाइम कैन वी टॉक नेक्स्ट वीक। नाउ दैट मेक्स सेंस। सो यू टेल मी हु यू आर, वेयर आर यू राइटिंग फ्रॉम, and then you get into why are you writing one line. I'm writing to you regarding our new product launch. Then we can follow whatever we have to follow. अगर ये फर्स्ट ईमेल नहीं है, अगर ये रूटीन ईमेल है, ऐसी ईमेल है जो मैं अक्सर लिखती हूँ, तो मैं लिखूंगी डियर राजेंद्र, our monthly meeting is scheduled for whatever. So hope you're well, and I straightforward jump into the message. I don't introduce myself. I don't do any of that. मैंने नई कंपनी ज्वाइन की, मेरे को मेरे बॉस ने बोला कस्टमर मैनेजमेंट करना है, क्लाइंट मैनेजमेंट करना है। मैंने उठा के हर क्लाइंट को एक टेम्पलेट बनाया, डियर सो एंड सो, होप यू डूइंग वेल, आई एम अनुपमा, योर न्यू रिलेशनशिप मैनेजर। इफ यू फ्रॉम नाउ ऑन आई विल सब्स्टिट्यूट जो पिछली बंदी थी या बंदा था उसका नाम, आई विल बी सर्विंग योर कस्टमर नीड्स इन एक्सचेंज ऑफ, हाँ फैजल बोलो। मैम हर जगह पर तो ये चलेगा नहीं, जैसे होप यू आर डूइंग वेल, जैसे अपने सर को लिखना है मैम, तो ये हर मत जगह लिखो, पे मत लिखो। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून लिखने की जगह एक जनरल स्टैंडर्ड ग्रीटिंग हो सकती है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एक ग्रीटिंग हो सकती है हाँ, जैसा अगर साल में एक बार लिखते हो, मान लो बर्थडे पे लिख रहे हो या कुछ लिख रहे हो, तो मेरे को एग्जाम्पल दो। मेरे को तो आमतौर पे लगता है अगर बॉस को लिखना है तो ग्रीटिंग करने की वैसे जरूरत नहीं ना, बॉस को तो रोज ही ईमेल डालते हो। मैं तो मेरे बॉसेस को कभी ग्रीटिंग्स नहीं लिखी, पहली ईमेल लिखी बहुत दिनों बाद अगर मेल डाला तो लिख दिया। बॉस के बॉस को अगर लिखा तो डियर सर, आई होप यू डूइंग वेल, एंड इट्स ओके टू से होप। सी वन ऑफ द थिंग्स दैट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड फैजल इज दैट ये जो हम अपने बॉस को ये नहीं कह सकते कि उम्मीद है आप अच्छे होंगे, ये ना बड़ा how do I say it? It's a very cultural mindset.
कि आप बड़े लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकते इक्वली क्योंकि वो बड़े हैं, विच इज नॉट द केस। सबको अच्छा लगता है कि यार उससे पूछो। मेरे को एक बात बताओ ना, किसको बुरा लगेगा अगर आप ये बोलोगे उम्मीद है आप अच्छे होंगे? हमें लगता है कि हम कैसे पूछ ले इम्पोलाइट लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ना वो हायरार्की का, पोलाइटनेस का नोशन बहुत स्ट्रांग है, एंड इट्स अ वेरी नोशनल थिंग, उसका कोई बेसिस नहीं है। बट यू कैन यूज अ ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी लिखना है तो लिख लो। मेरा रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है बिकॉज इट्स लाइक मिले नहीं हो फेस टू फेस, ना मिल नहीं हुए। So I would write something that is applicable across time zones, across days. अगर मेरी आज की ईमेल कल पढ़ ले, मेरी सुबह की ईमेल शाम को पढ़ ले, तो वो irrelevant ना हो. That is where I come from. But again, like I said, these are not hard set rules. These are just some guidelines. Any questions so far? Anybody? Nobody? No questions? All right. Then let's come to the content and body. So क्या contents होने चाहिए मेल के? मेल्स, पहला सवाल, मेल्स कैसी होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए सीन? मैम छोटी। कम शब्दों में अपनी बात पूरी बात रख देना। एफिशिएंट होनी चाहिए, हाँ लेकिन हाँ। आइडियली व्हाट डू यू थिंक शुड बी द लेंथ ऑफ एन ईमेल? Who wants to? Who else? फैजल तो हो गया. Somebody else. Amit, you've been silent. Do you want to tell us? इंग्लिश में लिखो या हिंदी में ईमेल, कहीं किसी भी भाषा में लिखो, आपके हिसाब से कितनी लंबी होनी चाहिए ईमेल? मेरी रिकमेंडेशन ये है, आइडियली प्रोफेशनल ईमेल 3 शॉर्ट पैराग्राफ से लंबी नहीं होनी चाहिए. टू द पॉइंट। नहीं, that's not the question. फैजल, कितनी लंबी? टू द पॉइंट तो सब कुछ होना चाहिए, वो तो बिजनेस कम्युनिकेशन है, वो वैसे ही टू द पॉइंट होना चाहिए, वो नहीं है क्वेश्चन. It should, my recommendation is it should, give me 1 second. So दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी का क्या मतलब है? जैसा फैजल ने बोला, कम शब्दों में ज्यादा बात. सो आइडियली 3 स्मॉल पैराग्राफ्स इज व्हाट आई रेकमेंड. ये मैक्सिमम लेंथ है. एक पैराग्राफ में बात खत्म कर सकते हो, एक पैराग्राफ में कर दो, 3 सेंटेंस में बात खत्म कर सकते हो, 3 सेंटेंस में कर दो. दिस इज वेयर आई विल टेक यू टू दैट एग्जांपल दैट आई वाज सेइंग. यहाँ ताजा मछली मिलती है, एक बोर्ड लगा हुआ था कहीं पे. अब कायदे से एडिटर क्या देखता है ना, सबसे पहले कि भाई इसमें से क्या हटाया जा सकता है, क्या एक्स्ट्रा है. तो क्या हटाया जा सकता है? बोर्ड है फ्रेश फिश सोल्ड हियर. So here's how the learning goes. We say here remove कर दो क्योंकि वहां खड़े ही हो, जिस दुकान पे खड़े हो वहां पे, तो वहां खड़े इसीलिए हो ना कि वहां मिलती है. सोल्ड रिमूव कर दो क्योंकि फ्री में तो कोई देगा नहीं. अब मछली अगर कोई खरीदेगा तो बुसी भी कोई खरीदेगा नहीं, तो फ्रेश भी रिमूव कर दो. और मछली तो सामने दिख ही रही है डिस्प्ले पे, तो एक्चुअली उस बोर्ड की जरूरत नहीं है. सो ईमेल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, हर चीज पे मेल नहीं डालनी होती. जो काम कॉल उठा के, फोन उठा के किया जा सकता है ना, वो काम फोन उठा के कर देना होता है. सो वन ऑफ द अदर थिंग्स अबाउट ईमेल इज यूज व्हेन नीडेड. नीड क्या क्या हो सकती है? एक नीड हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई हम ना रोज डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि मंथ के एंड में हमें ढूंढना ना पड़े, या हम एक साथ निकाल लें और इसको डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर दें. फेयर इनफ, दैट्स ओके, एक पर्पस है उसके साथ में. और यूज इट टू कम्युनिकेट, बट डोंट ओवर यूज इट, which automatically brings me back
टू एफिशिएंसी व्हेन आई एम सेइंग कि भाई ईमेल एक तो ओवर यूज मत करो, दूसरा ना शॉर्ट हो। शॉर्ट पैराग्राफ्स तीन शॉर्ट पैराग्राफ्स क्या क्या, एक इंट्रो, एक डिटेल, एक एक्शन पॉइंट्स स्लैश कॉल टू एक्शन। ये डिपेंड करेगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये मंथली मीटिंग वाला एग्जांपल लूं, मैं ईमेल क्या लिखूंगी, डियर टीम, और monthly meeting, a monthly sales meeting for February is no, I will make it even first. The invite for our in February is attached. Please RSVP to please RSVP। मेल टी है, ये इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे मेरा एक्चुअल इनवाइट आ जाएगा जिसमें डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, जो भी कुछ मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एजेंडा डालना है, एजेंडा वो सब। और उसके बाद एक्चुअली चाहो तो प्लीज आरएसवीपी लास्ट में कर सकते हो। I could also simplify this and say this is to invite you for the monthly sales meeting in February. Invite की details, please RSVP. Somebody's type RSVP respond. RSVP is like confirmation, आऊंगा या नहीं आऊंगा। कई बार होता है लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपकी पोस्टिंग कहीं और होने वाली होती है, आपको किसी प्रोजेक्ट पे डेडिकेट कर रखा होता है, आप नहीं आ सकते हो, तो देन यू इन्फॉर्म ऑन द मेल सेइंग मैं नहीं आऊंगा। कार्ड्स में भी आरएसवीपी होता है ना, फोन करके जहां आप बताते हो कि हम शादी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इट्स द सेम। So RSVP is to respond for your attendance. अब अगर कोई लंबी मेल लिखनी हो, मंथली रिपोर्ट देनी हो तो क्या करें? अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां लंबा लिखना ही हो तो क्या कर सकते हैं? Which brings me to the second part. So ये तो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? 3 छोटू पैराग्राफ, एक इंट्रोडक्शन, एक डिटेल्स, फैक्ट्स जो भी आपको देने या इंफॉर्मेशन, और एक कॉल टू एक्शन या एक्शन पॉइंट्स। अब मान लो मेरे को एमओएम्स बनाने हैं। एमओएम्स पता है क्या होते हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। एनीबडी हु वांट्स टू इलैबोरेट? किसी ने बनाए हैं एमओएम्स अभी तक? जरूरत पड़ी है कभी बनाने की? मुझे नहीं पता यहाँ पे किस सीनियरिटी लेवल के लोग अभी हैं हमारे साथ। People respond. इंद्रमणि go on. जी सर, जी मैम। मैंने मीटिंग के मिनट्स बनाए हैं और जिसमें राजभाषा कमेटी की बैठक के मिनट्स के बनाए हैं मैंने। ये रिकॉर्डिंग पे है तो आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करें थोड़ा ध्यान से। हाँ जी मैम। लेकिन तो हाँ, सो मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो छोटे तो नहीं होते लेंथ में? नहीं मैम। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं? इसमें हम उसके मीटिंग के मिनट्स आपका क्या एजेंडा पॉइंट क्या है, उस एजेंडा, उस पे आपका एक्शन टेकन रिपोर्ट, और जिसको उससे आगे के लिए एक्शन के लिए दिया गया है जिम्मेदारी, ये पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होता है। तो अब वो सारा ईमेल की बॉडी में लिखेंगे कि कुछ और करेंगे? इज माय क्वेश्चन। नहीं, हम लोग तो डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर कभी बहुत लंबा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना है तो प्लीज यूज अटैचमेंट्स। एनीवे लेट्स कम टू द प्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये पॉइंट भी प्रेजेंटेशन में ही जाएगा। तो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? प्रेजेंटेशन इजी टू रीड होना चाहिए ईमेल का। ईमेल में इतना सारा कंटेंट ना हो कि आदमी को लगे यार ये क्या फाइल भेज दी क्या। इजी टू रीड कब होगा? जब आपके पैराग्राफ्स शॉर्ट होंगे,
एक बात। दूसरी बात, आपका पंक्चुएशन ठीक होगा। तीसरी बात, अगर आपको कुछ कई सारे पॉइंट्स है तो प्लीज यूज बुलेट पॉइंट्स, आसानी से यूज करें। फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक्स, बहुत सारा एक साथ नहीं ठूंसते, सो अवॉइड ओवर यूज। अंडरलाइन। और अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो यूज अटैचमेंट्स। अब अटैचमेंट्स के साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बड़े लोग बोल देते हैं क्या बोलते हैं, फाइंड अटैच्ड। आते ही नहीं है, याद ही नहीं आता जब पढ़ाना होता। फाइंड अटैच्ड कौन कौन लिखता है? फैजल, ओके। और कौन लिखता है फाइंड अटैच्ड? Please find the attached file. हाँ जी, find attached is wrong English. Please do not say attached. Please find the attached file. Please find the attached file. Please find the attached file भी मेरे को तो अजीब ही लगता है सुनने। Please find the attachment. Again, find the attachment, ढूंढना क्यों? Find का मतलब होता है खोजना, पाना। आपने ऐसा क्या भेजा है अपनी ईमेल में? मेरे को 25 अटैचमेंट थोड़ी भेजे हैं जिसमें मैं पा जाऊंगी उसे। अब ये फाइंड अटैचमेंट आता कहां से? प्राप्त हो, वहां से आता है। कैन आई सिंपली से, I'll show you the example. यही दिखाती हूँ। This is to invite you for the monthly sales meeting in February. Yesterday's MOMs are attached for your perusal. Yeah, I can also say it in first person and I can say, I've attached yesterday's MOMs for your perusal. उस केस में ये यहाँ से I've attached हट जाएगा। वो पैसिव में लिखो या एक्टिव में लिखो, that's not my problem. My problem is कुछ ढूंढना नहीं है मुझे, कुछ खोजना नहीं है मुझे, कुछ पाना नहीं है। हाँ फैसल बोलो। Attached is the monthly meeting of agenda. क्या? That- नहीं, मैं वही कह रही ना, अटैच्ड इज नहीं होता, दैट्स रॉन्ग ग्रामर। वो अटैच्ड इज जुड़ा हुआ है, नहीं। So keep it simple, keep it in first person. So one of the things that is important about emails is emails are supposed to be easy to understand and they are supposed to be, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर दिमाग पचाने में दिमाग खराब हो जाए। डॉक्यूमेंट तो बाद में खुले। एक्टिव वॉइस आमतौर पे इसमें हेल्प करता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्विस्प होता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से ज्यादा इंटीमेट पर्सनल होता है। पैसिव वॉइस वहां यूज करते हैं जहां पे मुझे ना डिस्टेंस और फॉर्मेलिटी बहुत और गैप और प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा ना। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस तो आई से बस पैराग्राफ शुरू मत करो, बट माय पर्सनल प्रेफरेंस इज अवॉइड यूजिंग पैसिव वॉइस। कोई जरूरत नहीं है। और वो जो सारा फाइंड अटैच्ड है ना, वो सब आपके पेरूजल के लिए संलग्न है। संलग्न है, वो संलग्न है, फाइंड अटैच्ड है। संलग्न कुछ नहीं है, मैंने लगाया, मैं भेज रही हूँ, पढ़ लो। आई हैव अटैच्ड दिस फॉर रीडिंग, रेफरेंस, पेरूजल, वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ फॉर रेफरेंस बोल सकते हैं, दैट्स ऑल्सो ओके विद मी, आई एम फाइन विद दैट। सो अगर बहुत इंफॉर्मेशन है तो आप अटैचमेंट्स यूज करेंगे। अटैचमेंट्स की लेबलिंग भी ध्यान से करें। ये जो सब्जेक्ट लाइन वाला रूल है ना, ये सब चीजों पे अप्लाई होता है। अगर आपने अटैचमेंट, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, एक ही मीटिंग में कई सारी चीजें डिस्कस होती हैं। जनरल टीम मीटिंग है, कंबाइंड टीम मीटिंग है, सपोज सेल्स का भी डिस्कशन हो गया, मार्केटिंग का भी डिस्कशन हो गया, और एमओएम्स को एक व्यक्ति ले रहा था। आपने 4 डॉक्यूमेंट बनाए, आपने MOM1, MOM2, MOM3, MOM4 कर दिया तो गड़बड़ है। So then you probably want to say MOM sales, MOM marketing, MOM finance. Now the trouble here is, 1 महीना तो चल जाएगी ये बात, अगले महीने फिर से MOM, तीसरे महीने भी फिर से MOM, और चौथे महीने भी फिर से MOM।
5वें महीने में मैंने बोल दिया कि मुझे February के दे दो निकाल के। अब तुमने ना वो MOM सेल्स और ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 सेल when you download these documents. So what do? I use the same format, whatever your preferred format is, to also nomenclate my documents. So I will say MOMs sales January 23. मेरे को ये प्रॉब्लम पहली बार कब फेस हुई, जब मुझे इनवॉइसेस रेज करने पड़े। मैंने साल भर इनवॉइसेस रेज किए, बहुत बढ़िया। अब 2022 में फिर से इनवॉइसेस रेज किए, वही सारे। एंड देन आई रियलाइज इनको तो लेबल करना पड़ा, तो मेरे को सारे इनवॉइसेस को दोबारा से लेबल करके 21 और 22 करना पड़ा। माय सजेशन, यूज इट एज अ हैबिट टू बिगिन विद। डे 1 से इसको हैबिट की तरह यूज करो। दैट ऑर्गेनाइजेस योर डॉक्यूमेंट्स, दैट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस योर ईमेल्स, इट मेक्स इट सिंपलर टू फाइंड देम। दिस इज अबाउट प्रेजेंटेशन। नीट हो, शॉर्ट सेंटेंसेस हो, अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस हो, इजी टू रीड हो, लैंग्वेज सिंपल हो। ये जो कंटेंट का हम इधर बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, इसमें वी विल आल्सो यूज प्रोबेबली कि सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज and understandable simplicity of language. So far, any questions? Closing, respectfully yours, नहीं please, मुझे आपका रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। I am happy with your regards. Download details may help and may not help in Germany. Ask me, as somebody who used to sit on 5,000 documents, it was not easy. And I did not want to go through that whole 1, 2, 3, 4, 5, 6 and get confused and end up sending the wrong document to the CFO. शुरू से ऑर्गेनाइज्ड रहो, बाद तक जीवन आसान रहता है। Regards is fine. अगर कोई बहुत सीनियर व्यक्ति है जिनको लिख रहे हो, उम्र में भी ज्यादा सीनियर है, डेजिग्नेशन में भी बहुत सीनियर है, तो warm regards is also okay. बाकी वो जो हम एप्लीकेशन में स्कूल में लिखते थे ना, रिस्पेक्टफुली योर्स, सिंसियरली योर्स, सिग्नेचर में एक चीज, कंपनीज के टेम्पलेट्स होते हैं आमतौर पे, प्रेफर टू यूज दैट इफ यू यूजिंग इट फॉर योर वर्क ईमेल। अगर आप कंपनी से नहीं, जैसे मैं professional.अनुपमा से भेजती हूँ, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैंने अपना फोन नंबर अटैच कर रखा है और मैंने अपना लिंक्डइन आईडी अटैच कर रखा है, और इसको मैं एडिट कर देती हूँ कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन मैं किसे भेज रही हूँ, कहाँ भेज रही हूँ। अगर मेरे पास कंपनी टेम्पलेट नहीं है तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे ईमेल आईडी पे जाए, अगर उसी ईमेल आईडी पे भिजवाना है तो कोई जरूरत नहीं। अगर आपको किसी और ईमेल आईडी पे भी रिस्पॉन्ड करवाने पे आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो बात अलग है। But if I were to use something like that, I would rather write it in the body of the email and say, when responding to this email, yeah, please do not respond to this email. Forward this with a response to and the new email. I would not put it in my signature. Do's and don'ts. Who wants to do this with me? Who wants to try this? बताओ भाई। ये ब्रॉडली स्ट्रक्चर है, इसके बाद क्वेश्चंस लूंगी। डूज एंड डोंट्स करवाने के बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो क्या क्या डूज एंड डोंट्स लग रहे हैं आपको? पहली चीज, ऑलवेज read your email before sending it. Never क्या नहीं करें कभी भी,
Come on guys, क्या चीजें जो अवॉइड करनी? फैजल, never write when emotional. Never send it. हाथों हाथ, अगर इमरजेंसी की ईमेल नहीं लिख रहे हो ना, तो हाथों हाथ भेजने की जरूरत नहीं है. स्लीप ओवर इट. वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उस पे आते हैं वैष्णवी जी. 2, ऑलवेज चेक फॉर स्पेलिंग, ग्रामर, रिपीटिशन. बिकॉज टाइपोज बहुत इरिटेट करते हैं. सेंड ओनली टू रेलेवेंट पीपल. ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा. कभी जरूर ऐसा हुआ होगा कि कोई ईमेल होगी जिसमें बॉस ने कहा होगा मुझे क्यों कॉपी किया था, मेरा क्या काम था. डोंट सेंड इट टू एवरीबडी. Not everybody needs to know. And also when I say everybody, sometimes what may happen is आप ना कई बार किसी को रखते हैं लूप में, इसलिए नहीं कि उनको एक्शन लेना होता है, लेकिन इसलिए कि आप चाहते हैं कि वो सूचित रहें. ऐसे केस में ना इट्स ऑलवेज गुड टू mention it. If keeping someone in CC just for loop, specify. So मैं emails कैसे ड्राफ्ट करती हूँ इस सेंस में ना, मैं ये लिखती हूँ, Dear Rajesh, looping you in. FYI मैं अवॉइड करती हूँ for reference, and I will do this in the body. So dear team, मेरा जो भी मैसेज था at Rajesh, looping you in for reference / information, and I will put that. That way Rajesh knows कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ ली, मुझे कुछ करना नहीं है इसमें. He doesn't know मेरे को, he doesn't have to ask कि मेरे को क्यों बोला. On the contrary, मैं एक चीज प्रेफर करती हूँ आमतौर पे अपनी सारी ईमेल्स में, वो ये प्रेफर करती हूँ एक्शन आइटम्स लास्ट में. एक्शन आइटम्स कैसे लिखूंगी मैं? अनुपमा टू शेयर, टू create an event and share invite. X to this, Y to this, and team to reconvene on Saturday. This is what I would do. This is the crux. ये इंस्ट्रक्शंस हैं. ये पूरा लंबा जो भी मैसेज मेरा है या डॉक्यूमेंट जो भी है, उसमें से वो जो 5 चीजें हैं ना जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये. This is what I prefer doing. This makes my emails effective. Effective in the sense, फटफट पढ़ा, समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको क्या करना है. Don't BCC ever. Don't CC too many people. अगर बहुत सारे लोग हैं तो आम तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस में उनके जो भी सॉफ्टवेयर लोग यूज करते हैं उसमें ग्रुप बनाने की फैसिलिटी होती है. आप अपनी टीम का एक सेल्स मार्केटिंग व्हाटएवर दैट थिंग इज ग्रुप बना लें, लेकिन अवॉइड सीसिंग टू मेनी पीपल. डूज एक थियरी है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. ये सब पीसेस ऑफ राइटिंग पे अप्लाई करके कुछ भी लिखो, ईमेल लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, जो लिखो, जो भी लिखना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट टू द पॉइंट, कीप इट ऑर्गेनाइज्ड.
don't write excessively long or excessively short. Don't write EOMs with pins, etc. unless required. Now we can discuss questions. It's your time to ask questions. Anybody, any questions? No questions? किसी को कोई questions नहीं? People, do you want me to stop recording? If you have no questions, then I will stop the recording and we can have an informal discussion. If you have questions, then now is the time to ask. All right, so that was my presentation. I hope you learned something. I hope you found something useful in the presentation. I will stop the recording now. I'll upload the video on YouTube. You can watch it there if you need to check something again.